$38 अरब पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। अगर देखा जाए जब जब पाकिस्तान ये ग्रिल लिस्ट में जाता है, फिर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल मुश्किल में आती है, तो इस तरह से फिर आप देख लें कि जब पाकिस्तान को नुकसान होगा माशी तौर पर, तो उसका जाहिर है कि अब जो भी दुश्मन मुल्क होगा वो कहेगा जी इसकी मईशत को ही कमज़ोर किया जाए, किसी तरह इसको पीछे ले जाया जाए। आप जब भी देख लें कि कहीं भी पाकिस्तान को कोई सहूलत मिल रही होती है तो उस पर भारत ज़रूर वावेला करेगा जी। ऐसे पाकिस्तान को FATF में ब्लैकलिस्ट कराने की भारतीय साजिशें नाकाम हो गई हैं। FATF ने 27 में 24 सिफारिशात पर पाकिस्तानी इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार कर दिया है। अब बाकी जो 3 सिफारिशात हैं, इसके बाद पाकिस्तान पर ये जो आप कह रहे हैं कि लटकती हुई तलवार है, हमेशा के लिए हट जाएगी और इन 3 नुकात पर अमल करने के लिए FATF की जानिब से 3 माह की मोहलत भी दी गई है। सबसे पहले सामा, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये जो फैसला आया है, आप इसे कैसे देखते हैं? मेरे ख्याल से चले एक लिहाज से तो बेहतर हो गया ना कि जो भारत की साजिशें थीं वो तो नाकाम हो गई दोबारा। देखिए, वो तो पहले दिन से भारत कोशिश कर रहा है और इसमें लॉबिंग में इस दफ़ा अमेरिका और फ्रांस भी शामिल थे। अमेरिका इस लिहाज से कि डैनियल पर्ल केस आया और उसमें अमेरिका जिस तरह का चाहता था कि फ़ैसला आए वो नहीं आया, उसमें जो मेन मुलजिम था उसको सुप्रीम कोर्ट से भी रिहाई मिल गई, तो वो उस पर अमेरिका ने बड़े तशवीश का इजहार किया। एक ये मामला था। इससे पहले भी अगर आप देखें तो अफगानिस्तान के मामले पर ये कुछ होता रहा है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये बातें छपती रही हैं। फिर आप ये देखिए कि फ्रांस इस दफ़ा क्या कर रहा है कि जी फ्रांस को तहफ़्फ़ुज़ात है कि नामूस रिसालत वाला जो मामला हुआ जिस तरह से पाकिस्तान में हुआ, अभी उन्होंने पाकिस्तान के सदर ने एक बयान दिया कि जी मुसलमानों के खिलाफ क्यों कानून साजी कर रहा है फ्रांस, कि उन पर ज़्यादा निगरानी रखी जाएगी, मसाजिद में इस तरह निगरानी रखी जाएगी। फ्रांस ने हमारा इन्वाइट बुला लिया। अब फ्रांस में ये FATF का इजलास हो रहा था, फ्रांस भी अपनी जगह पर लॉबिंग कर रहा था। आपने जिस तरह पहले बताया, पहले भी नाम लाने में फ्रांस का हाथ था। तो मुझे कहीं ये लगता है कि ये पाकिस्तान के हक में है। ठीक है, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से लग तो नहीं रह सकते, अक़वाम मुत्तहिदा की कोई हो, FATF हो, जितने भी आलमी इदारे हैं हमें उनके साथ चलना है और ये कोई ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। लेकिन लॉबिंग होती रही है। अगर मेरिट पर होता, प्योरली मेरिट पर, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में आ जाना चाहिए था। पाकिस्तान ने पहली दफ़ा हुआ 14 नकात पर अमल, फिर इजलास होता है तो हम 21 पर करते हैं और ये FATF स्टेटमेंट देता है कि 21 पर हो गया। अब भी जो उनकी हालिया स्टेटमेंट आई है कि जी 24 पर तो मुकम्मल अमल दरामद है, बाकी जो 3 रह गए उन पर पार्शल अमल दरामद है। तो ये ऐसे लगता है कि जब कान आपने पकड़ना हो जरा आप और ज्यादा, जैसा डू मोर का होता है, भारत के भी बहुत से बैंक्स पकड़े गए, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई, लेकिन आप उस तरह से उनका नहीं देखेंगे क्योंकि उनके साथ आपके जनाब 1.25 अरब की आबादी है, तो उस लिहाज से आपके उस तरह के रिलेशंस हैं। हमारी कमजोरियां हैं लेकिन वो जरा फिर बढ़ा चढ़ा दी जाती हैं। अभी ये भी है कि ब्लैक लिस्ट करने की कोशिश थी तो पहले भी हो चुकी, ये कोई ढकी चुकी बात नहीं है, भारत कर चुका, लेकिन हर दफा तुर्की, मलेशिया, चीन, ये इस तरह और दीगर ममालिक बड़ा पाकिस्तान का साथ देते थे। 3 ममालिक की तो मुकम्मल हिमायत रही, उसकी वजह से है। तो मुझे लगता है कि उम्मीद है कि अब ये जो बहाने भी हैं ये जून में भी इंशाल्लाह अगले जो सेशन में ये भी खत्म हो जाएंगे। पार्शली 3 रह गए हैं और पाकिस्तान ने बड़ी तेजी से पिछले 1 साल में प्रोग्रेस दिखाई है। कानून साजी भी इस पर की है और इम्प्लीमेंटेशन भी किया है, अदालती फैसलों का कहा जाता है उस पर भी किया है। बाकी तो वो कह रहे हैं जो फाइनेंशियली फैसले करने थे उन पर तो 9 के 9 पर अमल हो गया। ठीक है जी, फारूक सलीम साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। मुआशी लिहाज से अगर हम देखें तो इसके क्या असरात होंगे पाकिस्तान पर? देखिए, मैं समझता हूँ हमें सारा का सारा फोकस साजिशी थ्योरीज के ऊपर नहीं करना चाहिए। सारा का सारा जोर जो है वो सफारतकारी के ऊपर भी नहीं हो सकता। बहुत सारे मामला जो हैं जो कारकर्दगी के ऊपर, ज़मीनी हक़ाइक़ की कारकर्दगी के ऊपर डिपेंड करते हैं। मेन मकसद इस वक्त जो हमारी कमज़ोरी रह रही है, जिसको FATF वाले कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक डेफिशिएंसी है, एक हिकमत अमली की एक कमज़ोरी आ रही है, वो ये है कि आप देख लीजिए कि मनी लॉन्ड्रिंग में असेसमेंट पीरियड जो FATF का था उसमें सिर्फ एक शख्स को सज़ा मिली, जबकि हमने मुकदमात चलाए थे कोई 2420। तो हमारी कमजोरी आ रही है अमल दरामद। ठीक है जी, ठीक है, हमारी कमजोरी वहाँ पर आ रही है। जमील, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अब ये जो हुकूमती इक़दाम है, आपको लगता है कि क्या ये जून तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल पाएंगे? क्या देखते हैं आप आगे? देखें फिजा, तमाम पैनलिस्ट की मैं बातचीत सुन रहा था। एक तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट्स को बड़ा मिसअंडरस्टूड किया जाता है। अगर FATF को बतौर इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन देखा जाए, इंटर गवर्नमेंटल यानी बैनुल हुकूमती ऑर्गेनाइजेशन, तंजीम या इदारा 1989 में बना था, 32 साल पुराना इदारा है। G7 समिट के नतीजे में ये मार्ज़ वजूद में आया और इसका काम था मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर काम करना, यानी मनी लॉन्ड्रिंग के इंसदाद के लिए पॉलिसीज़ मुरतब करना। सन 2001 में जब 9/11 हुआ है उसके बाद इसमें टेरर फाइनेंसिंग के एलिमेंट को भी शामिल कर लिया गया कि अब टेरर फाइनेंसिंग के हवाले से भी इसमें तजावीज़ या जो सिफारिशात हैं वो पेश की जाएंगी। मिसअंडरस्टूड यूं किया जाता है कि कहा जाता है कि 40 सिफारिशात हैं, 40 नहीं है, 40+9
40+9 यानी 49 रिकमेंडेशंस हैं FATF की। और हमारे यहाँ एक और चीज बड़ी मिसकॉन्सेप्शन की तरफ ले जाती है, कहा जाता है जी कि व्हाइट लिस्ट में कब जाएगा। भाई कौन सी व्हाइट लिस्ट यार, कौन सी व्हाइट लिस्ट? सिर्फ दो लिस्ट हैं, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है। जो ब्लैक लिस्ट होती है उनका स्टेटस होता है NCCTs यानी नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज या नॉन कोऑपरेटिव टेरिटरीज, NCCTs कहा जाता है। और जो ग्रे लिस्ट होती है उसके अंदर अब कर्जा देने के ऊपर, कर्जा लेने के ऊपर और दीगर तमाम फैसिलिटीज के ऊपर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। अब तक जो एज ऑफ नाउ ताज़ा तरीन सूरत हाल है, इसके मुताबिक टोटल 18 ममालिक हैं जो ग्रे लिस्ट में है, 2 ममालिक हैं जो ब्लैक लिस्ट हुए हैं। हमारे दोस्तों में से अक्सर को शायद हमें भी ना पता हो कि ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज कौन से हैं। एक ईरान है, दूसरा शुमाली कोरिया है। बाकी जो ममालिक ग्रे लिस्ट में हैं उनके ऊपर पाबंदियां हैं। पाबंदियां किस नौइयत की हैं? यानी ये ममालिक कर्जा नहीं ले सकते, इनको अगर कर्जा मिलता है तो सख्त शरायत होती हैं, इनके ऊपर चेक रखा जाता है, 2 स्टेटसेस दिए जाते हैं। ब्लैक लिस्ट होगा तो उसका फॉर्मल स्टेटस होता है कॉल फॉर एक्शन। इसको गौर से सुनिएगा जरा, कॉल फॉर एक्शन यानी इनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए, जो ब्लैक लिस्टेड कंट्रीज होती हैं। और जो ग्रे लिस्टेड कंट्रीज हैं उनका स्टेटस होता है मॉनिटर्ड जुरिस्डिक्शन। तो हम ग्रे लिस्ट में हैं, हम उन 18 ममालिक में हैं, बदकिस्मती से हैं, जो मॉनिटर हो रहे हैं जुरिस्डिक्शन के लिए और इनके ऊपर तमाम तर चेक्स हैं। अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है फिजा, मैं यहां जरूर शामिल गुफ्तगू करूंगा। टोटल 37 मेंबर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, FATF के 37। 2 और इदारे हैं जो कि एसोसिएट मेंबर हैं। वो 2 जो इदारे एसोसिएट मेंबर हैं, एक है यूरोपियन कमीशन और दूसरा है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। बाकी 37 ममालिक में एक हमारा मुखालिफ तरीन मुल्क भी मेंबर है FATF का, एंड दैट इज इंडिया। तो इंडिया हमेशा से प्लान करता रहा है पाकिस्तान के मामलों को सबोटाज करके इसको ग्रे लिस्ट में रखने के लिए या ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए। हाँ, अगर आप ग्रे लिस्ट से निकलते हैं तो आपकी पोजीशन सेटिस्फैक्टरी हो जाती है, देयर इज नो व्हाइट लिस्ट काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा, जमील ने ये इंडिया के हवाले से जो बात की उसामा गाजी, ये बिल्कुल ठीक है कि भारत इस हवाले से साजिशें करता रहा है, लेकिन जो साबिका हुकूमतें हैं, क्या उनकी कोई गफलतें नहीं थी, क्या कोताहियां नहीं थी जिसकी वजह बनी? या सिर्फ हम कह सकते हैं कि भारत की साजिशें ही हैं? देखें, अब दुश्मन तो आपकी कमजोरियों से फायदा उठाएगा ना, जहां जहां आप कमजोर होंगे हर उस सतह पर आपको उठाएगा। बड़ी गहरी बात है कि कमजोरी अपनी भी होगी ना तो दुश्मन उससे फायदा उठाएगा और उसको जरा ज्यादा बढ़ा चढ़ा देंगे। बहुत से ममालिक में ये होंगी, मैं ये नहीं कहता कि सारा कसूर हमारा है, हमारी कमजोरियां हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। इसीलिए तो हम जब दूर करते हैं तो उनको मानना भी पड़ता है कि पूरी तरह से हम उस पर अमल कर रहे हैं। लेकिन देखें कि 2008 में भी पाकिस्तान इस तरह से, जिसको हम ग्रे लिस्ट कहते हैं, उसमें रहा, क्योंकि वो इन्हांस मॉनिटरिंग का शायद टर्म यूज़ की जाती है वैसे तो, कि जी इनकी बड़ी सख्त निगरानी, जिसको हम कह लें सख्त निगरानी में इनको रखा जाएगा, तो उसमें हम आ जाते हैं, उसको फिर आम लफ्ज़ों में ग्रे लिस्ट कहा जाता है। तो अब ये 2008 के बाद 2009 में मुझसे निकलते हैं, 2012 में फिर हमें उसमें लिस्ट में डाल दिया जाता है, इन्हांस मॉनिटरिंग इनकी करेंगे जी, फिर 2015 में बाहर आते हैं, 2018 में फिर पाकिस्तान को डाल दिया जाता है। अब कोई इंडिपेंडेंट तो इस तरह नहीं, या गवर्नमेंट की तरफ से नहीं बताया जाता, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, कोई टैब एड लैब, वो कहते हैं, उनका ये दावा है थिंक टैंक का कि जी 38 अरब डॉलर पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। अगर देखा जाए जब जब पाकिस्तान ये ग्रे लिस्ट में जाता है, फिर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल मुश्किल में आती है। तो इस तरह से फिर आप देख लें कि जब पाकिस्तान को नुकसान होगा माशी तौर पर, तो उसका जाहिर है कि अब जो भी दुश्मन मुल्क होगा वो कहेगा जी इसकी मईशत को ही कमज़ोर किया जाए, किसी तरह इसको पीछे ले जाया जाए। आप जब भी देख लें कि कहीं भी पाकिस्तान को कोई सहूलत मिल रही होती है तो उस पर भारत जरूर वावेला करेगा, जी आप क्या कर रहे हैं, इसके साथ आप इस तरह के ताल्लुकात क्यों बना रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान में कुछ अच्छा हो रहा है, ये भारत को तो बर्दाश्त ही नहीं होता किसी भी। और वो पकड़े भी गए, रंगे हाथों पकड़े डिसइंफुलेट। तो जहां जहां उसका जोर चलेगा, जहां जहां उसका, हाँ जी, इक़माम मुत्तहिदा की सतह पर भी आप देख लें। और ये नहीं है कि फिर पाकिस्तान भी ज़ाहिर है स्कोर सेटल करने की कोशिश करता है, जहां पाकिस्तान कर सके कि जी इंसानी हकूक़ की पामाली जहां जहां भारत कर रहा है वो हम दुनिया के सामने लेकर आते हैं। तो ये अब FATF का जो मामला है, हमें इससे हर सूरत निकलना है और जितनी जल्दी हो सके निकलना है। उम्मीद तो ये थी, मैंने जितना देखा है और सोर्सेज ये कहते हैं कि हमारी उम्मीद ये थी कि अगर मेरिट पर फैसला हो तो शायद हम अब ये ग्रे लिस्ट से निकल आते, तो लेकिन अभी नहीं हो सका। अब जून में तो पूरी तरह से उम्मीद है 100% कि पाकिस्तान ये सेटिस्फाई कर देगा। और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए कि देखिए पहले ही हम मकरूज़ हैं, कर्जे ले रहे हैं मजीद, पहले कर्जे उतारने के लिए, तो उनमें सहूलतों के लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी भी इसलिए है कि सबको नज़र आ रहा है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, वो सब चल रहे हैं पाकिस्तान के साथ कि पाकिस्तानी कंप्लाइंट हो जाएगा।
वरना खुदा ना खास्ता तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मेरा ख्याल है 2-3 दफा तो लास्ट वार्निंग पे पाकिस्तान चल रहा है और अभी भी एक इजलास इसलिए मुलतवी हो गया था कि वो वबा की अब वजह से। आगे क्या होता है फारूक सलीम साहब, आपको क्या लगता है कि कौन से 3 इकदामात हैं वो जिन पर हमें जून तक अमल करना है? इस हवाले से आपके पास कोई मालूमात हैं? आप तो गहरी नजर रखते हैं मईशत पर। अगर ज़मीनी हकीकत देखी जाए तो जब हम तकरीबन 2 हफ्ते पहले रह जाते हैं, जब FATF की जो मीटिंग है वो होने लगती हैं, तो मुल्क के अंदर तैयारी शुरू हो जाती है। उससे पहले मैंने महसूस किया है कि हम सोए रहते हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि हमने सिर्फ जो 6 उसकी शराइत रह गई थी उनके ऊपर अमल दरामदी करते हुए कोई हमें 1.5 से 2 साल निकल गए। और बहस FATF के ऊपर उसी वक्त शुरू होती है जब 2 या 3 हफ्ते रह जाते हैं उसकी मीटिंग के आने। नुकसानात ये अभी जैसे अभी जिक्र किया गया कि तकरीबन $3 अरब का सालाना नुकसान 2008 से लेकर 2020-21 तक एस्टिमेट किया गया है कि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम आई है, हमारी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सरमायाकारी करते हुए ममालिक डरते हैं, आपसे तिजारत करते हुए डरते हैं, क्योंकि आप वो इंक्रीज मॉनिटरिंग के अंडर रह रहे हैं। बहुत सारे फॉरेन बैंक्स पाकिस्तान में जो ऑपरेट कर रहे हैं वो घबरा जाते हैं कि अगर हम ग्रे लिस्ट में हैं और खुदा ना करे कि अगर ब्लैक लिस्ट किया जाता है तो फिर उनके ताल्लुकात जो बाकी दुनिया है उससे क्या रहेंगे।